महाराष्ट्र की ये कहानी है सही और गलत के कश्मकश की, और फिर उस कश्मकश के अंजाम की। ओए, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? बस अभी आए, कुछ काम है। अरे स्कूल का टाइम हो रहा है। सुमित गगन हो क्या रहा है? अरे अनुज तू जाना, तेरे को बाद में बताते, ठीक है? आते चल। मैं सुमित और ये मेरा दोस्त गगन। हम लोगों को ना अपन के एरिया का भाई बनना है, सबके ऊपर धतिंग करनी है। हम दोनों को रघु जैसा बनना है, रघु भाई जैसा। क्या दामू सेठ? रघु भाई कुछ ठंडा वंडा मंगाओ आपके लिए। अरे ये ठंडा वंडा छोड़, चल सीधे से गर्मा गर्म ढोकला निकाल। जोक मारे लगे सेठ? नहीं रघु भाई, अपन मारे क्या जोक? नहीं एक मिनट रघु भाई, इस वक्त बस इतना ही है। चल ठीक है ना, अपन कौन सा तेरा पूरा दुकान लूट रहे हैं। सारा आइटम पार्सल करके घर भेज देना। इतना सर? ठीक है भिजवा दो। और साथ में बिल भी। बिल? दामू सेठ देखना मांगता है ना कि तू फिर से जोक मार रहा है या ढंग का डोनेशन दे रहा है। सुमित एकदम बराबर बोला। अपना हीरो है रघु भाई, वो होती है लाइफ, और हम लोग घर से स्टार्ट हो गए। अजी सुनिए, चाय खत्म कीजिए और नहा लीजिए जल्दी से, नाश्ता बन गया आपका। अरे भाई, रोज रोज की चाय है, नाश्ता है, नहाना है, फिर किस लिए रोज रोज का चिल्लाना है? बाय बाबा। बाय बेटा, मन लगा के पढ़ना। मैं डे शिफ्ट काम कर रहा हूँ सिर्फ तेरे कॉलेज के लिए, ठीक है बेटा? सुमित ने 250 मारा तो मैं पीछे कैसे रहता? ताजे ताजे फल ले लो, सेब ले लो, केला ले लो, पपीता ले लो, तरबूज ले लो। बाबा की ये लारी अपने लिए लॉटरी है। कर पाएगा ना ढंग से? ओ अंकल, ओ आंटी, ओ भाभी, ओ भैया, आ जाओ फल ले लो, ताजा फल ले लो, केले लो, पपीते लो, आ जाओ। अच्छा है, बाजार जा रहा हूँ, आधे घंटे में लौटता हूँ। जी बाबा। अब बाबा कहाँ केले पपीते गिनते बैठेंगे? मैंने बिक्री की 400 की और दिखाए 200। बहुत अच्छे बेटा, लेकिन तू जिंदगी में लारी नहीं चलाएगा, पढ़े लिखेगा और अफसर बनेगा। एक कहावत है कि एक सड़ा हुआ सेब पूरी टोकरी को सड़ा देता है। मतलब सड़ा सेब सबसे ताकतवर हुआ ना, अपने को वही सड़ा सेब बनने का है। क्यों ना पूरी ताकत वही सड़ा सेब बनने में लगा दे। ये रहा अच्छा सेब, हमारा अनुज, सीधा साधा पढ़ाकू। बुद्धू सही में मानता है कि मेहनत का फल मीठा मिलेगा, सेब की पूरी टोकरी खरीदेगा, जबकि औकात पाव किलो सेब की भी नहीं है। बेटा, मेरे सेठ के अलावा भी लोग मुझे फर्नीचर बनाने का ऑर्डर दे रहे हैं। तू पैसों की चिंता बिल्कुल मत कर, बस जान लगा दे पढ़ाई में। पापा, मुझे भी काम सिखाओ, मैं काम के साथ साथ पढ़ूंगा। ना, तू आरी को छुएगा भी नहीं, सिर्फ पढ़ाई करेगा और कुछ नहीं। सीधे रास्ते मंजिल नहीं, मायूसी मिलती है। अब देखो इस अनुज को, अच्छा खेल रहा है पर इसे गोल मिलेगा ना, किस्मत गोल है इसे। यार सुमित, ये तो फाउल था, साफ साफ धक्का दिया तूने। अरे किधर रे, सिर्फ बॉल ही तो लिया मैंने। धक्का देकर बॉल छीना, समझा? ए अनुज, गोल तो हो गया ना, अब क्यों बॉल की खाल निकाल रहा है बे? गेम हो या लाइफ हो, तब जायज है। लेकिन चीटिंग है, गेम हो या लाइफ। अब हारने वाला चाहे जितना भी रोए, स्कोर तो नहीं बदलता ना। चल भाई। जब दुनिया ही गोल है तो सीधा चलने का क्या मतलब? गारंटी है गिरने की। यार गगन, ये इधर उधर हाथ बहुत मार लिया, अब कोई बड़ा निशाना बनाते हैं। निशाना बनाने के लिए चिड़िया का है।
वो रही चिड़िया, क्या चुगना है? उसका मोबाइल। जो कहीं भी हो सकता है, उसकी शर्ट में, पैंट में, हाथ में। वही तो ब्लाइंड गेम है मेरे भाई। चल, चैलेंज है तेरे लिए। मंजूर है। भाऊ, अरे काय करतोयस? सॉरी भाऊ, देखा नहीं। देखा नहीं मतलब अंधा है क्या? बोला ना सॉरी। क्या सॉरी बोलने से सब ठीक हो जाएगा? नहीं, एक धक्का और देने से सब ठीक हो जाता है। ये ले। अरे साला नालायक कुठला। क्या बात है दर्शन, अपन को समझ क्या रखा है? वैसे कोई काम की बात हुई? अपन को समझ क्या रखा है वे? पैंट किस जेब में रखा था, पहले धक्के में पहचान लिया। अरे और दूसरे धक्के में गोल। एक हफ्ते से रोज सुबह रास्ते से गोल हो जाते हो, फिर दिन भर स्कूल नहीं आते। हो क्या रहा है बे? हम लोग काम कर रहे हैं। काम? कैसा काम? कैसा ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। काम काम होता है जो पैसा देता है। और आज तेरी पार्टी है। पार्टी? किस खुशी में? क्योंकि आज अपन लोगों का बहुत बड़ा काम हो रहा है। चाइनीज तो बनता है ना भाई। अबे इतने सारे पैसे कहाँ से आए? अपन लोगों के पास एक पेड़ है जिस पर पैसा उगता है। अपन बस निशाना लगाते। ये फेंका पत्थर और ये गिरी हरी हरी नोट, गर्मा गर्म। ये ले, बाकी का रख ले, ऐश कर। बिल 520 का, 80 का टिप। इतना बड़ा? अनुज मेरे भाई, दिल जितना बड़ा उतनी बड़ी टिप। सुनो, बहुत हो गया है दिल विल की बड़ी बातें। सीधे से बताओ, काम क्या करते हो तुम दोनों? अबे वो तो हम तेरे को तब बताएंगे जब तू हमारा काम ज्वाइन करेगा। काम? कैसा काम? लोगों का वजन घटाने का काम। सीधे से बोलना गगन। देख अनुज, यार इस दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जो अपने जेब में भर भर कर माल लेकर घूम रहे, और हम दोनों तो मिलकर बस उनका बोझ हल्का कर रहे हैं। साथ आएगा हमारे? अगर तू साथ आएगा तो एक गैंग बनेगी, टीम बनेगी, बहुत पैसा कमाएंगे बेड़ू। तुम दोनों पॉकेट मार बन गए हो? नहीं, सिर्फ पॉकेट मार नहीं, चोरी भी और सीना जोरी भी। तो बोल, हमारा काम ज्वाइन करेगा? देख अनुज, जो तुझे हम सिखाएंगे वो दुनिया का कोई स्कूल नहीं सिखा सकता। तू घर पर भी पैसे देगा और खुद भी ऐश करेगा, राज करेगा तो राज। सुमित और गगन बच्चे थे जिनके जवानी के कदम गलत राह पर पड़ रहे थे। वो दिन बहुत दूर नहीं था जब ये दोनों बुरे फंसने वाले थे, लेकिन उनका दोस्त अनुज उनकी फिक्र करने लगा था। अनुज को तकलीफ हो रही थी ये जानकर कि सुमित और गगन जुर्म की तरफ बढ़ रहे हैं। वो उन्हें रोकना चाहता था, सुधारना चाहता था, लेकिन क्या अनुज उन्हें रोक पाता? अनुज, क्या हो रहा है खिड़की के बाहर? कब से देखे जा रहा है? सब ठीक है ना अनुज? अनुज, किसी के साथ झगड़ा हुआ है? माँ, अगर कोई आपको आके कहे कि मैं स्कूल नहीं जाता, बाहर आवारागर्दी करता हूँ, चोरी करता हूँ, आपसे और बाबा से झूठ बोलता हूँ, तो आप क्या करोगी? क्या बेहुदा बातें कर रहा है अनुज? बेटा, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। तू ऐसा कभी कुछ कर ही नहीं सकता। क्यों भरोसा है? माँ हूं मैं तेरी, जानती हूं मैं तुझे। और अगर मैं आपसे झूठ बोलता आया हूँ तो? कैसी वाहियात बातें कर रहा है? क्या हुआ है तुझे आज? कुछ नहीं माँ, बस कुछ सवाल उठ रहे थे मन में, इसीलिए पूछा।
अरे अनुज बेटा, कैसे हो? आज सुमित तो घर पे मिलेगा ना बेटा? राम काका, मैं यहाँ आपसे ही मिलने आया था। हाँ बोलो बेटा। चल भाई, कपड़े बदल, शक्ल बदल और अच्छे बच्चे बनने का नाटक शुरू। सॉरी सुमित, सॉरी गगन, पर मुझे बोलना पड़ा। काय को बे? तेरे पेट में दर्द हो रहा था क्या जलन के मारे? खुजली हो रही थी, चुगली कर दी साले। यार ऐसा मत बोलो कि चुगली कर दी, मैं तुम लोग के भले के लिए बोला ना, तुम लोग गलत कर रहे थे। अबे गलत तो तूने किया है, जो हम दोस्तों के साथ गद्दारी करी है। पूरे भरोसे से तेरे को सब कुछ बताया, चाइनीज खिलाया, साथ रखा, और तूने क्या किया? चुगली। तुम लोग मेरे दोस्त तो इसलिए बोला, तुम लोग के अच्छे के लिए बोला। अगर मैं नहीं बोलता तो तुम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते थे। अबे फंस तू भी सकता है अगर हम तेरी चुगली कर दे तो। जब मैंने कोई गलत काम किया ही नहीं है तो तुम लोग मेरे घर पे क्या बताओगे? अबे तुझे किसी ने लाइसेंस दिया है कि डिसाइड करेगा क्या सही है क्या गलत? चोरी करना गलत बात है, स्कूल डंडी मारना गलत बात है, झूठ बोलना गलत बात है, सबसे झूठ बोलना गलत बात है। इसमें कुछ सही कैसे हो सकता है? अबे तेरे घर से कुछ चुराया, तेरा कोई नुकसान करवाया? नहीं ना। छोड़ ना यार सुमित, ये हम जैसा है ही नहीं। तुम पहले ऐसे नहीं थे, सही थे, मुझे तुम जैसा बनना भी नहीं है। अबे तू मत बनना, दूर रहे हम दोनों से। और हमारे घर पर पिन मारकर हमें मार खिलाने की क्या जरूरत थी बे तुझे? यही दोस्ती है तेरी? ऐसा नहीं है यार, तुम लोग मेरे दोस्त हो, तुम्हारे भले के लिए किया, मैं तुम्हें बचाना चाहता था। अपने को ना अभी अपना प्लान बदलना पड़ेगा, नहीं तो ये चिरकुट साला फिर से अपनी चुगली कर देगा। तो जाते हैं स्कूल, अच्छा बच्चा बनने की एक्टिंग करते हैं, स्कूल के बाद अपनी असली लाइफ जीते हैं, और फिर किसी का बाप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अनुज को बुरा लग रहा था कि उसके सच बोलने से उसके दोस्तों की जमकर पिटाई हुई थी, लेकिन उसे लगा कि सुमित और गगन बदल रहे हैं, और इस बात से अनुज खुश हो गया। अनुज को ऐसा लगने लगा कि उसके उठाए गए कदम की वजह से उसके दोस्तों की जिंदगी संभल गई थी। सुमित और गगन जुर्म की राह से बच गए थे, लेकिन सुमित और गगन बाज नहीं आए थे। वो बस सब कुछ अनुज से छुप कर करने लगे थे, अपने मोहल्ले के बाहर। अपनी सोच या अपनी करतूतें बदलने का उनका कोई इरादा नहीं था। अपने दोस्तों को सही राह पर लाने के लिए कोई किस हद तक जाए, कब कोशिश करना छोड़ दे और इस बात का यकीन करे कि अब वो दोस्त कभी नहीं बदल सकते। क्या उन दोस्तों के घर वालों को आगाह करना, इत्तला करना, दोस्तों की पीठ में छुरा भोंकना होगा?
सुमित, गगन, ये और नहीं हो सकता, कह देता हूँ। हर बारी फाउल, हर बारी चीटिंग, ये कोई खेलने का तरीका है क्या? अबे यही तरीका है खेलने का। जब देखो फाउल फाउल रोते रहता है साला रोतड़ू। मैं रोतड़ू नहीं हूँ। अबे तू रोतड़ू है। तुम लोगों ने देखा, फाउल था, साफ साफ धक्का दिया इसने मुझे। फाउल तो था। धक्का मारा नहीं, धक्का लगा। और मर्दों वाले गेम ही है, धक्के वक्के लगते हैं। जानकर मारा होता तब होता फाउल। हर बारी गलती से धक्का नहीं लगता गगन। और हर बारी तो अपना मुंह फाड़ कर रो नहीं सकता। कभी कभी रोना बंद करके खिलाड़ियों की तरह खेलना पड़ता है अनुज। यार छोड़ो यार, मिट्टी डालो, चलो गेम शुरू करते हैं। अनुज, घर नहीं चलेगा? नहीं यार, तुम लोग जाओ, मेरा इंटर स्कूल का मैच है ना, तो थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। हेलो, अपने अनुज को जिंदा देखना चाहता है? क्या? कौन हो तुम? अबे तेरे को एक सीधा सवाल पूछा है, अनुज को जिंदा देखना चाहता है या नहीं? कौन हो तुम लोग? अनुज कहाँ है? ए शाणे, या तो फिरौती के पैसे इकट्ठे कर ले या तो चिता के लिए लकड़ियाँ, समझा? हेलो हेलो। साला अपन को सुधारने चला था। अब दिखाएंगे ईंट का जवाब पत्थर। अनुज घर आया क्या? नहीं, वो तो स्कूल से लौटने के बाद फुटबॉल खेलने गया था। लेकिन बात क्या है? वो फुटबॉल स्कूल के पीछे वाले ग्राउंड में खेलता है ना? हाँ, वही तो एक ग्राउंड है म्युनिसिपैलिटी का। लेकिन आप परेशान क्यों हैं? सुनिए ना। तुम्हें डायल केलेला नंबर बंद आहे। नहीं अंकल, हमें नहीं पता वो कहाँ पर है। हम जब घर के लिए निकल रहे थे तो वो प्रैक्टिस कर रहा था वहीं पर। उसने कुछ कहा था? वो कहीं जाने वाला था? नहीं अंकल। बेटा, अनुज के अलावा वहाँ और कौन कौन था? हम सब थे अंकल, मैं, विकास, मुश्ताक, चंदेर, सुमित, गगन, हम सब थे अंकल। कुछ बात है क्या अंकल? कुछ हुआ है? हाँ अंकल, वो वहाँ अकेला प्रैक्टिस कर रहा था। हम तो अपने अपने घर वापस आ गए थे। पर वो तो ग्राउंड पर है ही नहीं। क्यों बौखलाए हुए हो सुनील भाई? अरे गया होगा कहीं घूमता हुआ, लौट आएगा। जवान लड़का है, इतना परेशान होने की क्या बात है? जगदीश भाई, मुझे एक फोन आया था, बड़ा ही अजीब सा। आप कुछ बताएंगे भी? किसे फोन लगा रहे हैं आप? और अनुज कहाँ है? मुझे नहीं पता नीता, अनुज कहाँ है? किसी ने मुझे फोन करके बोला कि अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो पैसे तैयार रखो। कौन है वो लोग? और अनुज उनके पास है? बोलो ना, बोलो ना, अनुज कहाँ है? शाम ढल गई, रात निकल गई, पर अनुज घर नहीं आया। बस दो लड़के जानते थे कि अनुज कहाँ है, लेकिन उनकी जुबान पर तो ताला लगा हुआ था। मेरे पास भी आया था, मैंने भी मस्ती एड़ा बन के पेड़ा खाया। देखते अब कैसे ढूंढते अपने बेटे को। मोबाइल स्विच ऑफ है सर। फिरौती की रकम कितनी मांगी? रकम तो नहीं मांगी साहब, बस इतना बोला कि या तो पैसे इकट्ठे करो या फिर चिता की लकड़ियाँ। आपके बेटे अनुज के पास फोन है? नहीं साहब। आपकी किसी से कोई दुश्मनी? परिवार में, काम की जगह पर, गांव में या मोहल्ले में? छोटा सा मिस्त्री हूँ साहब, बड़ी मुश्किल से अपना घर चला पाता हूँ। कोई पैसों के लिए भला मेरे बच्चे को क्यों उठवाए? इसे क्या मिलेगा? देखिए सुनील जी, अगर कोई पैसे मांगता है तो इसका मतलब ये नहीं कि पैसे के लिए उठवाया गया। मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है साहब। आप अपने बेटे की एक फोटो दे दो, हम तुरंत उसे ढूंढना शुरू करते हैं। और कल ही हम उन सब बच्चों से बात करेंगे जिनके साथ वो फुटबॉल खेल रहा था।
देखिए, संभालिए अपने आप को, हौसला रखिए। हम आपके बेटे को सही सलामत वापस लेके आएंगे। सुनील कह रहा है सभी बच्चे घर लौट गए थे और अनुज यहाँ अकेला प्रैक्टिस कर रहा था। सर यहाँ फुटबॉल तो है पर अनुज गायब है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। सिंह, ग्राउंड के चारों तरफ देखो, चप्पा चप्पा छान मारो। सर 3 से 5 हम लोग खेले, फिर हम लोग घर जा रहे थे तो मैंने अनुज से पूछा कि चल रहा है क्या। अनुज, घर नहीं चलेगा? नहीं यार, तुम लोग जाओ, मेरा इंटर स्कूल का मैच है ना, तो थोड़ी प्रैक्टिस करता हूँ। सर वो हमारी स्कूल के फुटबॉल टीम में अच्छा खेलता है सर। बेटा तुम्हारा क्या नाम है? सुमित। और तुम्हारा? गगन। तुम दोनों अनुज की क्लास में हो? स्कूल में कुछ हुआ था? कोई लड़ाई, कोई झगड़ा? अनुज त्रिपाठी बहुत अच्छा स्टूडेंट है सर, पढ़ाई में भी, स्पोर्ट्स में भी, और बहुत ही शरीफ लड़का है। अब अनुज त्रिपाठी गायब कैसे हो गया ये समझ में नहीं आ रहा है। सर हम तीनों स्कूल साथ में आते जाते। जी सर, लोअर केजी से एक साथ पढ़े हम लोग। मतलब जिगरी दोस्त तो कह सकते हैं? जी। अच्छा, तुम लोगों का आपस में कोई झगड़ा हुआ था? सर फुटबॉल मैच खेलते वक्त फॉल और चीटिंग को लेकर छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं। हाँ सर, कल भी तो हुआ था, थोड़ी देर तू मैं हुई, उसके बाद हम घर चले गए और वो वहाँ पर प्रैक्टिस करता रहा। तो जब तुम लोग घर लौट रहे थे उस वक्त अनुज ग्राउंड पर अकेला प्रैक्टिस कर रहा था? जी सर। हाँ सर। उस वक्त तुमने किसी को ग्राउंड की तरफ जाते हुए देखा? नहीं सर, किसी को भी नहीं देखा और ध्यान भी नहीं दिया। अगर तुम में से किसी को कुछ भी याद आए या कुछ भी सुनाई दे तो तुरंत हमें कांटेक्ट करना, ठीक है? जी सर। फिरौती का अमाउंट नहीं बताया, ना ही कोई फॉलोअप कॉल आया है। लेकिन सर इतनी गरीब फैमिली से कोई क्या फिरौती हट पाएगा? वो इकलौता लड़का है, उसका बाप खून पसीना एक कर रहा है उसे कॉलेज भेजने के लिए। अगर लड़के को कुछ हो गया तो क्या बीतेगी माँ बाप पे? हमें जल्द से जल्द इस लड़के को ढूंढ निकालना है। राइट सर। वैसे जिस नंबर से कॉल आया था उसके रिकॉर्ड्स 1 आध घंटे में आ जाने चाहिए। अनुज ने कभी तुमसे कोई बात की? उसे किसी बात का डर था क्या? नहीं, उसे भला किस बात का डर हो सकता? याद आया, 10-1 दिन पहले वो बहकी से बातें कर रहा था, अजीब से सवाल पूछ रहा था। अजीब से सवाल मतलब? ऐसा लग रहा था कि वो हमारा बेटा है ही नहीं। अनुज ने कभी ऐसी बात की ही नहीं। अगर कोई आपको आके कहे कि मैं स्कूल नहीं जाता, बाहर आवारागर्दी करता हूँ, चोरी करता हूँ, आपसे और बाबा से झूठ बोलता हूँ, तो आप क्या करोगी? क्यों कर रहा था वो ये सवाल? मुझे नहीं पता जी, आपने पूछा उसे किसी बात का डर है, मुझे याद आया और मैंने बता दी। विजय कदम नाम है? जी हाँ सर, नंबर विजय कदम के नाम पर है, एड्रेस भी उसी का है। लेकिन एक अजीब बात है सर। क्या? पिछले 3 हफ्तों में इस नंबर से ये एक ही कॉल हुआ है। अगर फर्जी आइडेंटिटी नहीं है और विजय कदम वाकई में एग्जिस्ट करता है तो इसे हाजिर करो। अरे साहब, मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो? मैं बता चुका हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। फिरौती के कॉल वाले नंबर की तलाश पुलिस को उस शख्स तक ले गई जिसका फोन अनुज के दोस्त सुमित और गगन ने चुराया था। उसी फोन से इन दोनों ने अनुज के पिता को फोन कर फिरौती की मांग की थी।
और अब एक पूरी तरह से मासूम इंसान को पुलिस की कड़ी पूछताछ का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर अनुज कहाँ है। साहब 3 हफ्ते पहले मेरा फोन गुम हो गया था। कैसे? मालूम नहीं साहब, शायद कहीं गिर गया होगा या मैंने कहीं छोड़ दिया होगा, मुझे याद नहीं आ रहा सर, पर गुम हो गया था। फोन चोरी हो गया, गिर गया या तूने कहीं छोड़ दिया तो किसी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट तो लिखवाया होगा। नहीं साहब, एक तो काम में इतना लगा हुआ था, दूसरा मुझे पता ही नहीं कि ऐसे कोई कंप्लेंट लिखी जा सकती है। 3 हफ्ते से तेरे पास फोन नहीं है और तुझे कोई फर्क नहीं पड़ा? साहब अभी नया लेने ही वाला था। विजय कदम, जब तेरे जैसे बेवकूफ हमसे चालाकी करते हैं तो वो सबसे ज्यादा पिटते हैं। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया। आप जिस बच्चे की बात कर रहे हैं मैंने कभी उसका नाम तक नहीं सुना। हमारे पास कंप्लेंट लिखा गया है, एक बच्चा अगवा हुआ है और फिरौती की कॉल तेरे फोन से की गई है। साहब मैंने किसी बच्चे को अगवा नहीं किया है। गलत बच्चे को अगवा किया है तूने। एक गरीब के बच्चे को अगवा करके तुझे कोई फिरौती नहीं मिलने वाली। मैं भी एक गरीब आदमी हूँ साहब, पर आज तक कभी एक पैसा इधर का उधर नहीं किया। आप गलत आदमी को उठा लाए साहब, मैं सच कह रहा हूँ। क्या कहा पुलिस ने? उन्होंने कहा जिस आदमी ने फिरौती के लिए फोन किया था उन्होंने उसे धर लिया, हमें तुरंत बुलवाया। और अपना अनुज वो कहाँ है? मैं किसी अनुज को नहीं जानता साहब, मैं सच कह रहा हूँ। इस विजय कदम को जानते हैं आप? नहीं साहब, कौन है ये? भाई साहब, हमारा अनुज कहाँ है? मेरा यकीन कीजिए, मैं कुछ नहीं जानता। इसी ने मुझे फोन किया था। जी, वो फोन इसी का है। हमारा बच्चा लौटा दो, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ भाई। मैं कसम से कह रहा हूँ, मैंने कोई फोन नहीं किया। इसकी आवाज को पहचानते हैं आप? यही आवाज थी? मुझे याद नहीं है साहब। सिंह, कीमा बनाओ इसका, अपने आप याद आ जाएगा बच्चे को कहाँ छुपा के रखा है। चलिए आप लोग। नहीं साहब, साहब मुझे मत मारो साहब, साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब मेरे बेटे को किसी ने गलती से उठा लिया होगा, कोई और समझकर। सुनील जी, हम लगे हुए हैं, कल रात से 1 सेकंड भी बैठे नहीं हैं। हम भी पूरी रात नहीं सोए साहब, और इसने तो एक बूंद पानी भी नहीं पिया। हमारी जान उसी में अटकी है, वो हमारा सब कुछ है साहब। लगता है पता चल गया। ये तो होना ही था, लेकिन किसने किया ना ये कभी पता नहीं चलेगा। नीता जी, आपके बेटे ने चोरी की बात क्यों की थी? किसी बात का डर था उसे? मुझे पता नहीं साहब, बस मुझे याद आया कि उसने ये बात की थी। हमारा अनुज बहुत ही सीधा लड़का है साहब, उसका पूरा ध्यान पढ़ाई और खेल में लगा रहता है, वो कोई गलत काम नहीं कर सकता साहब। सर, सबसे पहले बॉडी हमारे पूर्ण विश्वास में देखी है। तुम यहाँ हर रोज आते हो? फिक्स टाइम होता है साहब मेरा मोटर चालू करने। एक ही बार आते हो दिन में? दिन में 3 बार आता है, ये पहली दफा। उस शाम जब बाकी लड़के खेल के बाद घर के लिए निकल गए, किसी ने यह देखा नहीं था कि गगन और सुमित आधे रास्ते से मैदान की तरफ लौट गए थे। गगन, ये अनुज हमें सुधारने चला है ना, अब इसे सुधारने का वक्त आ गया है। ऐसा सुधारेंगे साले को कि फिर कभी चुगली करने लायक रहेगा ही नहीं। इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये हमारे लाइफ में उंगली करता ही रहेगा। तो इस साले की लाइफ ही खत्म कर देते हैं। खल्लास। पक्का? 100% पक्का। इसका कीड़ा ऐसे ही निकलेगा। अगर ये रहा ना तो हम मारे जाएंगे।
लौटाए तुम लोग? हाँ। खेलना है? हाँ, लेकिन फुटबॉल नहीं। क्या मतलब? देख अनुज, तेरी लाइफ तेरी है और हमारी लाइफ हमारी। लेकिन ये बात तेरे को समझ में नहीं आ रही है ना, इसलिए अपन लोग तेरे को समझाने के लिए आए। समझा? तुम्हें लगता है जो मैंने तुम्हारे मम्मी पापा को कहा वो गलत है ना? मार पड़ी है हमें घर पे। तो लाइफ तो सही रास्ते पे जा रही है ना। मैंने जो भी किया तुम लोग के अच्छे के लिए किया। अब हम भी जो करने वाले हैं अपने अच्छे के लिए करने वाले। सर, स्कूल और फुटबॉल ग्राउंड के बीच सिर्फ एक दीवार है जो आसानी से फांदी जा सकती है। मोटर रूम के दरवाजे पर लॉक नहीं है और शाम के वक्त वहाँ सिर्फ एक ही आदमी रहता है, वॉचमैन, मेन गेट पर। अनुज वहाँ से तो दाखिल नहीं हुआ है सर, वॉचमैन से बात की मैंने। मान लो दीवार फांद कर भी आया हो, लेकिन फुटबॉल प्रैक्टिस छोड़कर स्कूल में क्यों जाता? और वहाँ उसका किसी ने गला क्यों घोटा? फिरौती की मांग क्यों की? सर वो विजय कदम, फोन का मालिक, लगता है इनोसेंट है, होटल में वेटर है। स्टाफ से बात की है मैंने, सबका यही कहना है कि उसका फोन वाकई में गुम हुआ था। जोशी, हमें हमारे सारे सवालों के जवाब फुटबॉल ग्राउंड में ही मिलेंगे। कुछ तो हुआ था जिसके चलते वो लड़का अपनी माँ से अजीब सवाल पूछ रहा था, और उन सवालों में ही हमारे जवाब छुपे हुए हैं। वो लड़का अपनी माँ से ये पूछ रहा था कि क्या वो यकीन करेगी अगर कोई आके उससे ये कहे कि उसका बेटा चोर है, जबकि असलियत में वो लड़का बिल्कुल उल्टा था, सीधा पढ़ने लिखने वाला। तो फिर ऐसा सवाल क्यों सर? शायद कुछ ऐसा था जो उसे डिस्टर्ब कर रहा था। अगर चौर में हिस्ट्री शीटर हैं तो उन्हें घसीटो बाहर, अपने खबरियों को भी काम पे लगाओ। अनुज या तो किसी चीज में इन्वॉल्व था या फिर कुछ जानता था। हमेशा की तरह गगन और सुमित अपने घर वालों के सामने ऐसे पेश आए जैसे कि वो बिल्कुल निर्दोष है। शोक में डूबे अनुज के माता पिता के मन में एक ही सवाल बार बार उठ रहा था कि आखिरकार उनके बेटे ने ऐसा किया क्या था। पुलिस ने इलाके के सभी हिस्ट्री शीटर्स की कड़ी से कड़ी इंटेरोगेशन की। इलाके के बदमाश रघु से भी पूछताछ हुई, जिसे अनुज के हत्यारे सुमित और गगन हीरो समझते थे, लेकिन उससे भी पुलिस को कुछ हासिल नहीं हो पाया। खबरियों का नेटवर्क भी कुछ ठोस सुराग सामने लाने में नाकाम रहा। केस में ब्रेक थ्रू तब मिला जब सुमित और गगन फिर एक बार पॉकेटमारी करने लगे, और इस बार पुलिस के खबरी ने उनका पीछा किया। साहब, एक सुमित गुप्ता है, एक गगन प्रसाद। ये दोनों ही अनुज त्रिपाठी की क्लास में पढ़ते हैं। इन दोनों से तो हमने बात की है। साहब, दोनों गोंडकेस बच्चे हैं। घर से निकलते हैं स्कूल जाने के लिए, रास्ते में पतली गली पकड़ लेते हैं, फिर सारा दिन लुक्का गिरी। क्या करते हैं दोनों? एक तो ये फूकना, फिर चोरी, कभी बटुआ, कभी मोबाइल, यही सब करते हैं साहब। और शायद ये बात अनुज को पता चल गई होगी। तुम दोनों पॉकेट मार बन गए हो? नहीं, सिर्फ पॉकेट मार नहीं, चोरी भी। गगन और सुमित दोनों के माँ बाप को लेके आओ, लेकिन इन दोनों लड़कों को भनक नहीं होनी चाहिए। राइट सर। अनुज को भाई बोले 1 हफ्ता हो गया और कोई कुछ नहीं उखाड़ सका हमारा। दुनिया गोल है मेरे भाई, जो सीधा चला ना वो गिरा या मरा। आपको कैसे पता चला कि आपके बेटे गलत लाइन में जा रहे हैं? इस बार इन्होंने क्या कर दिया साहब? आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपको कैसे पता चला कि आपके बेटे स्कूल जाने के बजाय सिगरेट फूकते हैं, आवारागर्दी करते हैं, चोरी करते हैं? किसी ने आके बताया था साहब। किसने बताया था? उस लड़के ने साहब। किस लड़के ने? वही त्रिपाठी का लड़का अनुज सर जो मारा गया। क्या किया है हमारे बच्चे ने साहब? अब ये तो वही बताएंगे कि उन्होंने क्या किया, कैसे किया और क्यों किया। अबे तूने कभी अपना मुंह तो नहीं खोला था ना? नहीं यार, कभी नहीं। तो तुम यहाँ पर कैसे आए? पता नहीं यार, मुझे तो किसी ने कुछ पूछा भी नहीं। अबे तो वही है जिसका हमने मोबाइल मारा था। इसी के मोबाइल से तो अनुज के बाप को कॉल मारे थे। उसका मतलब इस साल ने हमारी चुगली कर दी। सर, हमने अनुज का खून नहीं किया। खून? हमने कब कहा कि तुम लोगों ने खून किया है? गगन और सुमित ने अपने दोस्त अनुज की निर्दयता से हत्या की थी, लेकिन वो दोनों नाबालिग थे। पुलिस ने बड़े आराम से बातें करते करते दोनों से सच उगलवाया। देखो, मैं भी तुम्हारी उम्र का रहा हूं,
मैं उस गुस्से को समझ सकता हूँ जब आप कुछ कर रहे हो, मज़े मार रहे हो, लेकिन आपका कोई दोस्त आपके माँ बाप से चुगली कर देता है। वो जो आदमी था ना, विजय कदम, जिसका फ़ोन तुमने इस्तेमाल किया था अनुज के फादर को फ़ोन करने के लिए, उसने तुम दोनों को पहचान लिया है। देखो, मैं भी तुम्हारी उम्र का रहा हूँ। मैं उस गुस्से को समझ सकता हूँ जब आप कुछ कर रहे हो, मज़े मार रहे हो, लेकिन आपका कोई दोस्त आपके माँ बाप से चुगली कर देता है। वो जो आदमी था ना, विजय कदम, जिसका फ़ोन तुमने इस्तेमाल किया था अनुज के फादर को फ़ोन करने के लिए, उसने तुम दोनों को पहचान लिया है। देखो, तुम छोटे हो, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझता हूँ। अब बस तुम सिर्फ ये बताओ कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था। सर, हम दोनों को अनुज पर बहुत गुस्सा आ रहा था। बोलते जाओ। पुलिस ने सुमित और गगन का विश्वास जीत लिया और इस तरह सुमित ने सब कुछ बता दिया। गगन, सुमित, बेटा, एक खराब सेब पूरी सेब की टोकरी को खराब कर देता है। ये जो कहावत है ना, बिल्कुल झूठी है, बहुत बड़ी गलतफहमी है। असल में होता क्या है पता है? अगर खराब सेब को सही वक्त पर सुधारा जाए तो उसकी भी जिंदगी सही हो सकती है, जैसे तुम्हारी भी हो सकती थी। जब अनुज ने तुम्हें समझाया, तुम नहीं माने तो उसने तुम्हारे माँ बाप को बताने का साहस भी किया, लेकिन तुमने उसकी नसीहत को चुगली समझा और खराब होते चले गए, सड़ गए और ऐसी हरकत कर दी जिसकी वजह से खराब सेब को टोकरी से उठा के बाहर फेंक दिया जाता है और वो पिचक कर खत्म हो जाता है। एक खराब सेब भले ही कुछ अच्छे सेबों को बर्बाद करता है, पर वो खुद भी कभी आबाद नहीं हो पाता। अब तो बस यही उम्मीद की जा सकती है कि अनुज के माँ बाप को इंसाफ मिले और तुम लोगों की आंखों में और दिलों में पछतावा हो, जो अभी तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। पहले से शोक में डूबे नीता और सुनील को अब ये शौक मिला कि उनके बेटे का कत्ल किसने किया था और क्यों। गगन और सुमित के घर वाले समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इस हादसे की कैसी प्रतिक्रिया दें। वो मान ही नहीं पा रहे थे कि उनके बच्चे क्रिमिनल्स बनने के सपने देख रहे थे और उन्होंने अपने जिगरी दोस्त को सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि वो उन्हें भटके रास्ते से नेकी की राह पर लाने की कोशिश कर रहा था। निराशा में ऐसा लगना स्वाभाविक है कि काश अनुज ने सुमित और गगन को उनके हाल पर छोड़ दिया होता तो अच्छा होता, लेकिन जिंदगी में ऐसे अनपेक्षित अपघात सही और गलत की लकीर को मिटा नहीं सकते। अनुज ने जो किया वो सही था, गगन और सुमित जो कर रहे थे वो गलत था क्योंकि वो जुर्म था। अब देश का कानून तय करेगा कि वो शिक्षा और न्याय कैसे प्रदान करेगा। अगर पीछे मुड़कर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि शायद सुमित और गगन के माता पिता को और सतर्क हो जाना चाहिए था जब उन्हें अनुज द्वारा पता चला कि उनके लड़के बुरी आदतें और गलत रास्ते अपना रहे हैं। उन्हें सिर्फ दंड देने की बजाय जुर्म की तरफ उनके आकर्षण को समझना जरूरी था, उसे जड़ से खत्म करना जरूरी था। दुनिया के कोई भी माता पिता ये नहीं चाहते कि उनका बच्चा गलत रास्ते पर जाए। हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए मेहनत करते हैं, उनका भला चाहते हैं, लेकिन अगर बच्चा भटक जाए तो अक्सर उनके पास उम्मीद और इंतजार के अलावा और कुछ नहीं होता। वो तड़पते रहते हैं सालों तक कि कभी न कभी उनका बच्चा संभल जाएगा, सुधर जाएगा। गगन और सुमित पर आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए, धारा 363 के तहत अपहरण के लिए, धारा 364 के तहत हत्या के उद्देश्य से अपहरण के लिए और धारा 34 के तहत कॉमन इंटेंशन के चार्जेस लगाए गए हैं। दोनों को जुवेनाइल होम भेजा गया था, लेकिन इस वक्त दोनों बाहर हैं। कल रात आपसे फिर मुलाकात होगी एक और चौंका देने वाले केस के साथ, लेकिन याद रखिएगा कल और परसों का क्राइम पेट्रोल सतर्क का एपिसोड सीआईडी के बाद टेलीकास्ट होगा। तुमसे प्रेम हो गया तब हम क्या करें? प्रेम करती हो इसे तुम? 5 सिर्फ किराया बांटने की हुई थी ना। औरत का दिल का चीज है ना, कभी समझ नहीं पाओगे। खरीद रही हो उनका? समझदार को इशारा काफी है। मी आता निघालो ते ऑफिसला यायला. हो, संध्याकाळी मग नंतर तुला मी कॉल करतो, मग आपण तिथं स्टेशनच्या आसपास भेटूयात. चालेल? ओके, बाय बाय.
बघितलं का? ये रंजीत के घर का दरवाजा कब से खुला ही है। सुबह दूध आने के टाइम से ही खुला है दरवाजा सुमन। अरे मैं आधे घंटे पहले बाजार गई ना, तब से खुला है। कहीं लॉक किए बिना कहीं चले तो नहीं गए? देखो तो। रंजीत भाऊ, रंजीत भाऊ, सर सांस नहीं चल रही है। रंजीत नाम है उनका, जो यहाँ पे रहते हैं। रणजित क्या पूर्ण नाव काय त्यांचं? ते माहिती नहीं साहब, हम लोग सब रंजीत भावी के। ये लड़की कौन है? शायद उनकी मिसेस होगी साहब। शायद मतलब? हम लोग इनसे ज़्यादा घुलते मिलते नहीं थे, इसलिए हमें नहीं पता। हाँ साहब, अभी 5-1 महीने पहले ही रंजीत भाव यहाँ रहने को आए और फिर 2-1 महीने पहले इस लेडीज को देखा यहाँ। इन दोनों में बहुत झगड़े होते थे साहब, रात रात भर आवाज़ें सुनाई देती थी। कभी कभी तो दिन में भी साहब। घर मालिक कौन है? प्रशांत बंसोड़े करके है, खजूरवाड़ी रहते हैं। ये रणजीत का मोबाइल नंबर है किसी के पास? कहाँ काम करता था पता है? कम से कम घर मालिक प्रशांत मनसोड़े का तो नंबर होगा किसी के पास? माझ्याकडे आहे साहेब, मैं अभी लाया। सर पूरे घर में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे लड़की की पहचान हो सके। कोई कार्ड कोई डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं। हाँ ये है। यही रंजीत है? हो साहब। साहब ये बंसोड़े का नंबर है। हाँ हाँ सर, मेरा ही फ्लैट है और रंजीत ठाकुर को मैंने किराए पे दिया है। लफड़ा है क्या सर? आपके फ्लैट में रंजीत ठाकुर की पत्नी की डेड बॉडी मिली है। क्या बात कर रहे हो सर? और रंजीत ठाकुर तो वहाँ पे अकेला रहता था, उसकी पत्नी वत्नी नहीं थी। रंजीत ठाकुर का फ़ोन नंबर दीजिए और जितनी जल्दी हो सके रचना नगर पुलिस स्टेशन आ जाइए। और हाँ, रंजीत और अपने बीच हुए एग्रीमेंट की कॉपी भी लेकर आइए। आ जाता हूँ सर। आप रंजीत का नंबर लीजिए। सर रंजीत का फ़ोन स्विच ऑफ। पहले का एड्रेस उत्तर प्रदेश हो साहब, यूपी। सिर्फ यूपी? पूरा एड्रेस कहाँ है? साहब खैर संगू, मैंने वो एग्रीमेंट ठीक से पढ़ा भी नहीं है। बस 5 महीने पहले मुझसे मिला, बोला कि यूपी से आया हूँ, फैक्ट्री में काम करता हूँ, रहने के लिए जगह नहीं है, तो मैंने किराए पे दे दिया। लेकिन अपनी पत्नी के बारे में उसने कुछ नहीं कहा था। ये घर का किराया लेने तुम जाते थे घर पर? नहीं, वो खुद दुकान पे आके देके जाता था। उसके बीवी का मोबाइल या और कुछ घर पर मिला था? नहीं सर, पूरा घर छान मारा, कुछ भी नहीं मिला। एक तो ये कच्चा आधा अधूरा एग्रीमेंट बनवाते हो, किराएदार के बारे में आपको कुछ नहीं पता। आपके फ्लैट में एक औरत की लाश मिलती है, कोई कहता है कि वो रंजीत ठाकुर की बीवी है, पर किसी को ये नहीं पता कि वो है कौन। ठीक है, आप जाइए, जरूरत पड़ेगी तो दोबारा बुला लूंगा। थैंक यू सर। उस रंजीत की फोटो है ना हमारे पास? हाँ सर, वो लड़की के साथ वाली। इसकी कॉपीज निकालो और एरिया में जितने भी फैक्ट्रीज है सब जगह घुमाओ।
हाँ सलीम बोल। मेरे लड़के ने आपके इस रंजीत ठाकुर को स्पॉट किया है। पता? नूरानी लॉज, कमरा नंबर 4। रंजीत ठाकुर कहाँ भाग रहा था? साहब कहीं नहीं, हम तो डर के मारे छुपे हुए थे यहाँ पर। चल डराते हैं तुझे। साहब हमारा बात मानिए, हम सही बोल रहे हैं। कब कहाँ क्या कैसे हुआ हमको कुछ नहीं मालूम है। कुछ तो मालूम होगा तुम्हें, वरना इतने डरते क्यों? साहब हम नाइट शिफ्ट करके थके हारे घर लौटे थे। दरवाजा ठोके तो पहले से खुला हुआ था। तो देखे तो साहब हमारा होश ही उड़ गया। साहब जब हम वहां पहुंचे तो उसका सांस चल रहा था। वो जिंदा थी और तुम भाग गए वहां से? साहब हम इसीलिए दरवाजा खुला छोड़ देते, कोई ना कोई देख लेगा, उसको हॉस्पिटल पहुंचा देगा। साले वो मर गई है रंजीत ठाकुर। क्या? नौटंकी बंद कर दे। तूने तेरी बीवी का मर्डर किया है गला घोट कर, और वहां से भाग निकला था ये सोचकर कि वो मर गई है। नहीं साहब हम उसको नहीं मारे, नहीं वो हमारी पत्नी थी। अच्छा कौन थी वो? लक्ष्मी, लक्ष्मी मौर्य। पहले तो अपनी बीवी का मर्डर कर रहा है, अब हमें ये गोली दे रहा है कि वो तेरी बीवी नहीं है। तो औरत तेरे घर में क्या कर रही थी? हाँ कौन है लक्ष्मी मौर्य? और जिस आदमी के घर में लक्ष्मी की लाश मिली थी, रंजीत ठाकुर, वो बार बार यही कहे जा रहा था कि लक्ष्मी उसकी पत्नी नहीं है। रंजीत इस बात से साफ इनकार कर रहा था कि उसने लक्ष्मी का कत्ल किया था। और फिर शुरू हुई एक ऐसी कहानी जिसमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई चौंकाने वाले मोड़ आने वाले थे। सोसाइटी में एक भी घर ऐसा नहीं जिसने तेरे और लक्ष्मी के बीच दिन रात चल रहे लड़ाई झगड़े सुने ना हो। फिर भी तू ये कहता है कि वो तेरी बीवी नहीं है। इसीलिए तो साहब हमको लगा लड़ाई झगड़ा सुनकर सब लोग यही समझेंगे कि लक्ष्मी हमारी पत्नी है, इसलिए हम डर के मारे भाग खड़े हुए। सबको ये लगता है कि लक्ष्मी को हम ही मारे। हाँ हमें भी यही लगता है। नहीं नहीं साहब हमारा बात मानिए, हम सच कह रहे हैं। हमने नहीं, प्रदीप ने लक्ष्मी को मारा है। अच्छा कौन है ये प्रदीप? कहाँ है प्रदीप? साहब उसको बगल वाले लॉन्ड्री में काम दिलवाया था। अब समझ में आ गया। कोलसे, इसने लक्ष्मी के पति प्रदीप को लॉन्ड्री में नौकरी दिलवाई और लक्ष्मी इसके साथ रहने लग गई, इसलिए प्रदीप चिढ़ गया और गुस्से में आकर उसने लक्ष्मी को मार डाला। करेक्ट? अब लक्ष्मी और हमारा प्रेम था, जबरदस्त प्रेम था, जो तूने उसे गला दबाकर मरने के लिए छोड़कर भाग गया था। साहब हम सच बता रहे हैं आपको, ये प्रदीप ने ही उसको मारा है। रंजीत ठाकुर, मेरे हिसाब से तेरा और लक्ष्मी का प्यार था, फिर भी तूने उसका गला दबाया। अब तेरे और हमारे बीच कोई प्यार वाला चक्कर तो है नहीं, तो अब तू सोच ले कि तेरे साथ हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। जब तक सांसें चल रही है सच सच बोल दे। हम आपको सब सच सच बताते हैं। शुरू से शुरू कर चल। साहब 8 महीना पहले हम परशुराम भैया के घर में एक कमरा किराए पर लिए थे। लक्ष्मी वहीं पर खाना बनाने का काम करती थी, हमारे ही तरफ की थी, वहीं पर उससे दोस्ती हुई थी। राम राम परसु भैया, बुलवाए थे क्या? अरे हाँ रंजीत, बुलाया था मैंने। अगले महीने तेरे खोली का एग्रीमेंट खत्म हो रहा है। अरे तो उसमें क्या परसु भैया, नए साल का एग्रीमेंट बनवा दो। देख मेरे पास एक पार्टी आई हुई है, ज़्यादा भाड़ा दे रही है। कितना ज़्यादा? साहब उतना किराया देने में हम सक्षम नहीं थे, तभी लक्ष्मी मिली और उसको हमारी हालत समझ में आई। आपकी चाय। क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हैं। परसों भैया एकदम से बम फोड़ दिया हमारे ऊपर, बोल रहे खोली का किराया बढ़ गया। इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? आप बुरा न माने तो एक ठो बात बोले। हाँ लक्ष्मी बोलो। वो कहा है ना, हम और हमारे पति कुछ दिन पहले यहाँ पे एक घर किराए पे लिए हैं। 2 ठो कमरा है उनमें, हम दोनों कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत ही भारी पड़ा।
आप अगर हमरे साथ रहना चाहे तो वो का है ना, भाड़ा बढ़ जाएगा, सभी के लिए अच्छा हो जाएगा। आप कहे तो हम बात करें का अपने पति से? हाँ हाँ जरूर बात करो, और उनसे पूछ लेना फाइनल किराया जितना भी होगा, फिर उस हिसाब से हम देख लेंगे। प्रदीप मान गया साहब, हमको भी आराम मिला। जितना किराया हम परसों भैया के दे रहे थे उससे 1/3 कम देना पड़ रहा था। हम प्रदीप और लक्ष्मी की खोली में आ गए रहने, थोड़ा ज़्यादा पैसा देकर उनके साथ खाना भी खाने लगे, और प्रदीप से अच्छी दोस्ती भी हो गई हमारी। हम एक तो कारखाने में मजदूरी कर रहे थे, प्रदीप एक हार्डवेयर की दुकान में काम करता था, और लक्ष्मी का खाना बनाने का काम चल रहा था। सब ठीक चल रहा था साहब, और फिर वो दिन आया साहब। उस दिन को तो आना ही था रंजीत। तूने तेरे नए दोस्त प्रदीप को धोखा दिया था, उसकी बीवी पर डोरी डाल रहा था। नहीं साहब, ऐसा नहीं था। लक्ष्मी भी हमको लव करती थी, हम दोनों के बीच पहले से ही कुछ था शायद, नहीं तो उसने भी हमको रोका होता। इसके पहले भी हमारा बात होता था। प्रदीप के साथ वो नाखुश थे, उसको लगता था बहुत बड़ी गलती की है प्रदीप से ब्याह करके। बातों बातों में पता नहीं कब हम दोनों बहुत ही करीब आ गए। अगर प्रदीप को इस सब के बारे में पता चल गया ना, हमारा दोस्ती तो खराब हो ही जाएगा, हमको घर से बाहर भी निकाल देगा। प्रदीप और हमारी शादी भी खत्म हो जाएगी, लेकिन हमको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा। रंजीत, हम तुमसे प्रेम करते हैं, बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। और तुम? हम जब दोपहर में अक्सर घर आने लगे तो प्रदीप को शक हो गया था साहब, जिस बारे में हम दोनों को कुछ नहीं पता था। और फिर एक दोपहर को हमको रंगे हाथों पकड़ लिया। फिर बहुत हंगामा हुआ। उसके बाद लक्ष्मी हमारे साथ ही घर में रहने के लिए आ गई। प्रदीप ने उसे ऐसे ही जाने दिया, रोकने की कोशिश नहीं की? साहब, रोकने की कोशिश बहुत की प्रदीप ने, लेकिन लक्ष्मी नहीं मानती थी। नए वाले घर में भी प्रदीप बहुत बार आया, लेकिन लक्ष्मी नहीं मानती थी, नहीं जाती थी। वो खाली यही कहती थी, जिसके लिए दिल में जगह नहीं है उसकी जगह में दिल नहीं लगेगा। तो तेरे हिसाब से तू नाइट शिफ्ट पे था और दिल जला प्रदीप तेरे घर पर आया, लक्ष्मी का गला दबाया और भाग गया। हाँ साहब, यही हुआ है। प्रदीप नहीं मारा है उसको। रंजीत ठाकुर ने कत्ल का सारा जिम्मा लक्ष्मी के पति प्रदीप चौधरी पर धकेल दिया था। क्या रंजीत झूठ की डोर से अपने बचाव की चादर बुन रहा था? अब तक जो पुलिस ने सुना था वो एक तरफा कहानी थी, रंजीत की जुबानी। जाहिर सी बात थी कि प्रदीप चौधरी का कहना कुछ और ही था। वो देखो साहब, वो आ गया प्रदीप चौधरी। जी साहब, क्या हुआ? प्रदीप, तुम्हारे बिना हमारा मन कैसे लगेगा? और तुम्हारा मन लग जाएगा हमरे बिना वहाँ? हमारा मन कैसे लगेगा हुआ? मेरा मन तो तुम्हारे में लगा है ना। तो फिर हम क्या करें प्रदीप, तुम ही बता दो। देखो लक्ष्मी, ये गांव में रहकर हम दोनों का साथ रहना ना के बराबर है। और जो अगर भाग भाग के शादी कर लिए तो भी लोग पकड़ के पीपल के पेड़ पे लटका देंगे। हम क्या कहते हैं, लटकाने दो। साथ जी नहीं सकते तो क्या हुआ, साथ मर तो सकते हैं ना। ना प्रदीप, हम कोई मरना वरना तनी को पसंद ना है, और हम छोटी जाति के हैं।
तो इनमें हमारी क्या गलती? फिर तुमसे प्रेम हो गया तब हम क्या करें? दो ही रास्ता है लक्ष्मी, या तो हम गांव वालों के हाथों कट के मर जाएं, या फिर हम अपने माँ बाप के लिए मरे जैसे हो जाएं। मतलब भाग जाए। भाग जाए? ये सारा रिश्ता, नाता, माँ बाप, गांव सब कुछ छोड़ के आ जाए? तैयार हो? हाँ, हम तैयार हैं। प्रदीप चलो हम अभी चलते हैं। प्रदीप हम सच कहते हैं, हमको खाली तुम्हारे साथ जिंदगी बितानी है। हम दोनों एक दूसरे की नैया पार लगाएंगे। हम मांझी होंगे एक दूसरे के। ना, हम एक ही नैया में जाएंगे और हम दोनों उस नैया के मांझी होंगे। न डूबने देंगे न किसी को डुबोने देंगे। साहब एक नंबर का झूठा आदमी है रंजीत ठाकुर, और लीचड़ भी। हम और लक्ष्मी गांव छोड़ के इतनी मुश्किल से यहाँ आए, दिन रात एक करके अपना छोटा सा घर बनाए। वही रंजीत साहब, रंजीत बीच में आकर सब बर्बाद कर दिया। रंजीत खुद तुम्हारे घर आया था या लक्ष्मी उसे लेकर आई थी ताकि किराया बांटा जा सके? साहब बात सिर्फ किराया बांटने की हुई थी ना, औरत बांटने की तो नहीं हुई थी ना। साहब ये रंजीत ठाकुर आदमी नहीं है, ये सांप है सांप। हमारी लक्ष्मी को अपने विष में डस गया। ताली एक हाथ से तो नहीं बचती ना। बचपन का प्रेम था हमरा और लक्ष्मी का। आप लोग सोच नहीं सकते, हमने उधर जात पात को लेकर खून की नदियां बह जाती हैं। उस सब खतरा मोल लेकर हम ही आए, दिन रात एक करके जो है अपना घर बनाए। बहुत अच्छा जिंदगी चल रहा था हमारा। ये रंजीत पनाह दिया मुझको, दोस्ती की है मुझके साथ, और सबका ये बदला लिया है वो। वाह रंजीत, वाह वाह, बहुत बढ़िया खेल खेले यार तुम, हैं? और तू लक्ष्मी, तू तो कहती थी कि दोपहर को इसलिए करावत है काहे कि सर में दर्द होवत है। तू इलाज करती है का? दरवाजा बंद करके गोद में सर रख के दवाई खिलाती है, मालिश करती है कि सर की? प्रदीप ऐसा कुछ नहीं। भैया तुम तो कुछ बोलबे ना करो। देखो अब तक जो हो गया उनके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आगे से ऐसा नहीं होगा। भैया तुम अपना सामान अमान बांधो और निकलो यहाँ से, हो गया तुम्हारा बस। प्रदीप हमारी बात सुनो ना एक बार। क्या कहोगी तुम? प्रेम करती हो तुम? और तू बहरा है का? तू का सुनाई नहीं देता है कुछ? अपना सामान उठाओ, निकलो यहाँ से, वरना हमारा हाथ उठेगा और की बार रुकेगा नहीं। कूच के रख देंगे तुमको, हम बता रहे हैं। निकलो चलो। हमको लगा रंजीतवा को भगा के सब ठीक हो जाएगा, पर हम भूल गए थे कुछ बीमारी ऐसा होता है जो टाइम के साथ और फैलता जाता है। और ई रंजीत नाम का बीमारी हमारी लक्ष्मी को लग चुका था। हम सोचे शहर बदल देते हैं, शायद उसका मन भी बदल जाए, पर बदल सिर्फ एक ही चीज रहा था साहब, हालात। पहले बदतर, फिर बद से बदतर। हेलो लक्ष्मी, लक्ष्मी कहाँ हो तुम? हमको तुम्हारे संग नहीं रहना है। हाय कैसी बात कर रही हो लक्ष्मी? तुम पत्नी हो हमारी, 7 जन्मों का साथ है हम दोनों का, प्यार है हम दोनों का। ना है अब प्यार, सब खत्म हो गया। अब हम रंजीत से प्रेम करते हैं और पूरी जिंदगी मुंह के संग ही रहेंगे। लक्ष्मी हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हमारी मांझी ही हमारी नैया डुबो रही है। दूसरा नैया ढूंढ लो। तुमको पता है हमको डूबना पसंद नहीं है। और हाँ प्रदीप, जहाँ रहो खुश रहो।
जिंदगी की नाव से हमको बाहर फेंक दिया साहब। हम तो सोचे थे हम दोनों एक दूसरे के मांझी होंगे, जीवन एक साथ पार लगाएंगे। वो एक बार ये भी नहीं सोची कि उसके बिना हम जिएंगे या मरेंगे। साहब हम तो दिन रात यही सोच में डूबे रहते थे कि वो हमारी लक्ष्मी है भी कि नहीं। उसके बाद तुमने कभी लक्ष्मी को कांटेक्ट नहीं किया? नाही साहब, याला तर कधीच नाही बघितलं। और अगर यहाँ आता भी होगा, रहता भी होगा, तो हमें कुछ नहीं पता। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया प्रदीप। तुमसे अलग होने के बाद क्या कभी लक्ष्मी को मनाने तुम रंजीत के घर पर गए थे या कॉल किया था? हाँ साहब, उसके बिना तो हम जिंदा लाश जैसे हो गए थे साहब। हम रोज उसे मिलने का कोशिश करते, फोन करते। हम डूब गए रे लक्ष्मी, कुछ नहीं हमारे पास। न किराया देने के लिए पैसा, न पैसा कमाने के लिए नौकरी, न नौकरी ढूंढने का ताकत। सब खत्म हो गया, बेजान है हम। कहीं कूद जाए, कोई ट्रेन के नीचे आके कट जाए, बताओ कैसे खत्म करें इधर। या एक काम करो, तुम ही हमको आके कोई नदी में धक्का दे दो। तुम क्या बात कर रहे हो प्रदीप? सब ठीक हो जाएगा। तुम ऐसा घाव दियो ना कि अब कुछ ठीक नहीं होगा। हमारी बात सुनो, हम तुमको घर का किराया दे देते हैं। बोलो कहाँ मिलने आए हम तुमसे? प्रदीप ये लो। खरीद रही हो उनका? तुमको लगता है ये पैसा लेके हम तुम्हारी जिंदगी से चले जाएंगे? प्रदीप तुम अपनी जिंदगी से खुद दूर हो रहे हो। लौट जाओ, ऐसे बर्बाद नहीं करते अपनी जिंदगी। खोली पे जाओ, काम धंधा करो, मन लगेगा। कौन सी खोली पे चले जाएं? वो खोली पे चले जाएं जहां हम तुम साथ जिंदगी बिताने का सपना देखे थे। तुम थी तो वो खोली घर थी। तुम्हारे बिना ऐसा लगता है जैसे ईटा पत्थर बिछाया हुआ है बस। ये लक्ष्मी, तुम बस एक बार कह दो ये सब कुछ झूठ है, बुरे सपने जैसा है। साला खुशी खुशी मान लेंगे। तुमको याद है हम दोनों कैसे कनकगंज का मेले में जाते थे, चॉकलेट खरीदते थे, झूले पर झूलते थे और फिर चुपके चुपके जाते थे तालाब पे। कितना अच्छा लगता था। याद है नहीं याद है? हे लक्ष्मी, हम दोनों साथ भाग के आए थे ना यहाँ। 1 साल हुआ है पर ऐसा लगता है जैसे पिछले जन्म का बात हो। से पिछला जन्म ही समझो प्रदीप, जो बीत चुका है। वो हमसे नहीं हो पाएगा, और तुमसे हो जाएगा तो तुम हमारी आंखों में देखकर एक बार कहो, देखो आंखों में, कहो कि तुम हमको पूरी तरह भुला चुकी। देखो आंखों में देखकर बात करो सामने। कोनो फर्क नहीं पड़ा साहब। वो कमीना का पकड़ बहुत मजबूत था हमारी लक्ष्मी पे। हमको मालूम था वो हमको भुला नहीं पाएगी। प्यार था उनके दिल में, पर ये रंजीत जो है ये उस पर जादू कर दिया था साहब। साहब हमारा बात मानिए। वो प्रदीप हमको फंसाने की कोशिश कर रहा है, अपना जुर्म हमारे सर पे डाल रहा है साहब। सुन, तेरा एक भी पड़ोसी ऐसा नहीं है जो ये कह रहा हो कि उसने कभी प्रदीप को तेरे घर आते देखा या जाते देखा है। साहब उनको तो ये भी नहीं पता कि लक्ष्मी का नाम लक्ष्मी। अब उनकी बात पे भरोसा नहीं कीजिए साहब। अच्छा, तो तेरे इस झूठ पे यकीन करें हम लोग? अब झूठ हम नहीं, झूठ प्रदीप बोल रहा है और जी रहा है। उसको चीट था कि लक्ष्मी हमारे प्यार में पड़ गई। हमारे साथ वही करना चाहता था जो उसको लगा कि हमने उसके साथ किया। घर में घुसो और घर वालों के रिश्ते तोड़ दो। लक्ष्मी तुम क्या कह रही हो? ये कैसे हो सकता है? काहे नहीं हो सकता है रंजीत, तुम भूल रहे हो। वो आदमी से हम शादी किए थे और वो तुमको भी तो मदद किया था ना जब तुमको जरूरत पड़ा था। ठीक है, तुम कह रही हो तो हम मान लेते हैं, लेकिन नौकरी लगते ही उसको यहाँ से जाना पड़ेगा। हम पहले ही बता रहे हैं तुमको। हाँ ठीक है। और एक बात, कुछ कहने का जरूरत ना है। तुम आदमी लोग ना, औरत का दिल का चीज है ना, कभी समझ ना पाओगे। ठीक है प्रदीप, हम तुम्हारे लिए कोई नौकरी ढूंढते हैं, तब तक तुम रह सकते हो यहाँ हमारे मेहमान बनकर। तुम्हें हमारे ऊपर एहसान किए थे, हम भूले नहीं हैं। शुक्रिया, हम भी एहसान कभी नहीं भूलेंगे। एहसान फरामोश निकला साहब। जब जब ड्यूटी से आते तो घर में ही पड़ा मिलता था और लक्ष्मी का माथा घुमाता रहता था। बहुत हाथ पैर मार के उसको लॉन्ड्री में नौकरी दिलवाए। नौकरी मिल गया उसको, कमाने भी लगा, लेकिन घर से जाने का नाम ही नहीं लेता था। कितने दिन रहा? पूरे 25 दिन।
अभी 5 दिन पहले ही उसको घर से निकाले थे। अरे आवा आवा भैया, रंजीत आवा। कौन है? अरे तोरा आदमी है, घर का मालिक है, रंजीत ठाकुर है, और कौन? लॉन्ड्री का मालिक को मिला था हमको रास्ता पर, कह रहा था 1 हफ्ता में दूसरी बार छुट्टी मार दी हो तुम। लेकिन उस ससुरा तुमको ही नहीं बताया होगा कि पिछले 4 दिन हम 16-16 घंटा काम किए, कुत्ता जैसा। रंजीत, तुमरी भी चाय चढ़ाई देखा? हाँ, हमरी भी चाय चढ़ा दो, और आज आखिरी बार हम दोनों के लिए चाय चढ़ेगी। कल से इस घर में सिर्फ हमारे लिए ही चाय चढ़ेगी। क्या बात है? हमारे मेहमान का ना दिन भर गया है, ये अपना बोरिया बिस्तर समेट के निकल रहे हैं यहाँ से। ये भैया रंजीत, ये लक्ष्मी तुम हमारी बात समझ में नहीं आ रहा तुमको? हैं? जो बोल दिए ना तो बोल दिए। चल सामान उठा अपना और निकल यहाँ से, लौट के कभी आना मत यहाँ पर, निकल। साहब आप उनकी बात का भरोसा मत कीजिए, पड़ोसी जो बोल रहा हो पत्थर का लकीर तो नहीं हो सकता है ना। ये प्रदीप हमारे घर पर लगभग 25 दिन रहा था और लक्ष्मी को हमसे दूर करने का कोशिश करता रहा था, इसीलिए हम उसको घर से बाहर फेंक दिए। और वो लौट आया और उसने लक्ष्मी को मार डाला, जिससे वो इतना प्यार करता था, जो उसकी बीवी थी। लक्ष्मी उसको छोड़ चुकी थी, मनी मन हमको अपना पति मानते थे। उनको दर्द देने के लिए, हमको फंसाने के लिए प्रदीप ने लक्ष्मी को मारा है। साहब, लक्ष्मी के लिए हम अपना घर छोड़ दिए, गांव छोड़ दिए, कभी कोई दूसरी लड़की की तरफ आंख उठाए तक के नहीं देखे। सर, वो जानती हम। तुमने हमसे झूठ क्यों कहा? तुम रंजीत के घर पे रह रहे थे और रंजीत ने तुम्हें घर से इसलिए बाहर निकाला क्योंकि लक्ष्मी को फिर से जीतने की तुम कोशिश कर रहे थे। फिर से? साहब, पत्नी थी हमारी वो। तुम रंजीत के घर पे 25 दिन रहे या नहीं? रहे। और बताइए हम क्या करते? हमारी लक्ष्मी कैद में थी उसकी, वो हमसे प्यार करती थी। पता नहीं रंजीत उसको क्या खिला पिला दिया था कि वो वहां से निकल ही नहीं पाती थी। और जब वो हमारी तरफ आने लगी तो रंजीत तो हमको घर से निकाल दिया। जब वो जान गया कि लक्ष्मी हमारी तरफ आना चाहती है, उनको ये बात खल गई साहब, वो हमारी लक्ष्मी का मर्डर कर दिया। कुल से अजीब केस है। एक औरत का मर्डर हुआ है, पति और प्रेमी दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी प्रेम कहानी का विलन बता रहे हैं, और हमारे पास दोनों के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। घर से लक्ष्मी का मोबाइल नहीं मिला, लेकिन नंबर मिला है। उसके फोन रिकॉर्ड्स निकलवाते, शायद रिकॉर्ड से पता चले कौन सच्चा और कौन झूठा। रिकॉर्ड्स निकलो, लेकिन मुझे डाउट है कि रिकॉर्ड से कुछ मिलेगा। वैसे मुझे लगता है ये दोनों थोड़ा सच और ज्यादा झूठ बोल रहे हैं। अब हमें तय करना है कि किसका सच भारी है और किसका झूठ हल्का। सर, आप सही कह रहे थे, फोन रिकॉर्ड से कुछ भी नहीं मिला। ये लक्ष्मी इन दोनों से बराबर बात करती थी। इंस्ट्रूमेंट की लोकेशन क्या कहती है? इंटरेस्टिंग है सर, इंस्ट्रूमेंट की लोकेशन से हम खूनी तक पहुंच सकते हैं। थोड़ी से जल्दी करो, मुझे किसी भी कीमत पे सबूत चाहिए। कुछ भी करो, लेकिन लक्ष्मी का मोबाइल ढूंढ निकालो। प्रदीप हुआ साला काहे फंसा रहा हमको? हम फंसा रहे तुमको? हम तो अपनी लक्ष्मी के साथ एक चैन का जिंदगी जी रहे थे, जहर बन के तुम हमारी जिंदगी में आ गए। अरे कुछ बचबो किया था तुम्हारे बीच, हम बीच में घुसे हैं। अरे हम लक्ष्मी का सहारा बने थे, तुम सांप बन के रेंगते हुए हमारे घर में घुसे, फिर बेचारी लक्ष्मी के दिल में घुसे। वो बेचारी मासूम को कहाँ मालूम था तुम सांप निकलोगे। और तुमको कोनो अंदाजा भी है कितना गहरा प्रेम था हमारा और लक्ष्मी का, कितने सालों से साथ थे हम दोनों। और क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद भी हमारे प्यार में पड़ गई। यही चीज तो हजम नहीं कर पा रहे थे तुम, और आज भी नहीं कर पा रहे हो। तुम दोनों के बीच का रिश्ता कब का खत्म हो गया था? कुछ खत्म नहीं हुआ था और ना कभी खत्म होगा। तुम हमारी और लक्ष्मी की जिंदगी बर्बाद किए हो ना, जब तक तुम बर्बाद नहीं हो जाते कुछ खत्म नहीं होगा रंजीत। खोली के मालिक को बुलाओ। रणजित ठाकूर कधीपासून काम करतो इकडे? साहेब वो 7-8 महीने से काम कर रहा है साहब। ये रणजित ठाकुर की काम पर आने की और यहाँ से वापस जाने की पूरी एंट्री रिकॉर्ड चाहिए मुझे, अभी के अभी। आंखों से बोलो, कुछ मिला? लगता है अब हम मुजरिम को तोड़ सकते हैं।
इसे पहचानता है? तेरी बीवी लक्ष्मी का फोन है, तेरे घर से मिला हमें। जब लक्ष्मी का कत्ल हुआ था तो रंजीत फैक्ट्री में काम कर रहा था और उसकी बदकिस्मती ये तभी वो घर पर पहुंचा, जिससे हमें ये लग रहा था कि खून उसी ने किया है। एक तीर से दो शिकार करने चला था तू। तेरी बीवी लक्ष्मी जिसे तू बेवफा समझता था, और दूसरा उसका प्रेमी रंजीत जिसे तू अपना प्रतिद्वंदी मानता था। जब लक्ष्मी हमको रंजीत के घर में बुलाई, जगह दी, तो हम समझ गए थे कि अभी भी उसके दिल में हमारे लिए जगह है। हमको लगा वो हमारे पास वापस आ रही है। हमको लगा हम उसको मना लिए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। काहे नहीं हुआ था साहब? वो हमारे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे की है? हमारी पत्नी कोई पराये मर्द के साथ चली जाए और हम हाथ में हाथ धरे रह के बैठे रहे का? ना, प्रदीप, अब तुम जाओ यहाँ से। रंजीत का आने का वक्त हो गया है, जाओ। कितनी अजीब बात है ना। जो बात तुम हमसे कह रही हो ना, वो बात एक औरत अपने प्रेमी से कहती है, पति से नहीं कहती। रंजीत के साथ हमारा दिन रात झगड़ा हो रहा है। वो को लगता है कि हम फिर से तुम्हारे करीब आ रहे हैं। वो हमको धमकाया है कि अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो हमको घर से निकाल देगा। तो बेशक निकाले। और वो होता कौन है तुमको धमकाने वाला? तुम हमारी पत्नी हो, अर्धांगिनी हो हमारी तुम। लक्ष्मी, हम तुम्हारे घर लौटने का दिन रात पागलों की तरह इंतजार कर रहे हैं। सब कुछ बुला के आ जाओ, हम लोग नए सिरे से जिंदगी शुरू करेंगे। तुमको समझ में नहीं आ रहा है, हम तुम्हारे पास लौटना नहीं चाहते। हम रंजीत से प्रेम करते हैं और बहुत प्रेम करते हैं। अरे पत्नी हो तुम हमारी। तुम शादी का बात कर रहे हो? हाँ, वो शादी भी कौन शादी थी का? एक दूसरे को माला पहनाए, सिंदूर लगाए, हो गया। और तुम कभी कोशिश भी किए एक अच्छा पति बनने का? तो हम अब कोशिश करेंगे, पूरा कोशिश करेंगे। हम दोनों ढंग से शादी करेंगे। हमको तुम्हें कोनो दिलचस्पी नहीं है और हमें जबरदस्ती मत करो तुम। जबरदस्ती? हम क्या तुम्हारे साथ जबरदस्ती? एक तो तुम्हारे वास्ते हम अपना घर बार, बिरादरी में हुक्का पानी, गांव अम्मा सब छोड़ कर यहाँ आ गए। तुमको मालूम भी है एक छोटी जात की छोकरी के साथ शादी करने का क्या मतलब हुआ था? मालूम है तुमको क्या हाल होगा जब हमारा गांव जाएंगे? तब काट देंगे हमको सब। जबरदस्ती तुम की हमरे साथ, चिपक गई। एकदम सही कहे तुम। हम छोटी जात के हैं, तुम ना बड़ी जात के हो। हमरा कोनो मेल नहीं है, इसलिए हम पीछे ही ठीक है। तुम बढ़ो आगे, अपनी जिंदगी में खूब खुश रहो और हम कल तुम माफी करो। और ई जन्म में का आगे आने वाला कोई भी जन्म में हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे। उस दिन जब हम वहां से निकले तो हम रास्ते में रंजीत को देखे। हम समझ गए कि वो घर ही जा रहा है। तब हमरे दिमाग में ये बात खनकी कि सब कुछ शक उसी पर होगा जो बर्बाद किया हमारी जिंदगी। उसका जिंदगी भी बर्बाद होके रहेगा। वो पहले हमारी प्रेमिका थी साहब, फिर पत्नी बनी। हम उसके लिए जान न्यौछावर करते थे साहब। उनको हमारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। रंजीत ठाकुर, तुम जा सकते हो। प्रदीप, लक्ष्मी हमको माझी और नाव वाला बात बताई थी। तुम समझे काहे नहीं? उसको तुम्हारी नाव में बैठना ही नहीं था। हमने दिल को ठंडक पहुंची है, क्यों तुम्हारी नाव में भी नहीं बैठी? लक्ष्मी एक अच्छी मांझी थी। तुम्हारे नाव में एक घोट था, तुम्हारे ही नाव में बहुत बड़ा छेद था। वो नाव में पानी भरेगा, तुम धीरे धीरे डूबते जाओगे। तीन प्रेमी
न सिर्फ प्यार में पड़े हुए बल्कि प्यार में जले हुए, आकर्षण की एक ऐसी आग से घिरे हुए जिसने उन तीनों को तबाह कर दिया। मशहूर हॉलीवुड अभिनेत्री लॉरेटा यंग ने कहा था, लव इजंट समथिंग दैट यू फाइंड, लव इज समथिंग दैट फाइंड्स यू। यानी कि मोहब्बत ढूंढने से नहीं मिलती, बस मोहब्बत खुद ब खुद आपको ढूंढ लेती है। लेकिन जब ये मोहब्बत अलविदा कहे तब प्रेमी करें तो क्या करें? प्रेमियों के बर्ताव पर नैतिक टिप्पणियां करना उचित नहीं। मोहब्बत वाकई लोगों को दीवाना बना देती है, लेकिन अगर ये दीवानगी जुर्म की नाव पर सवार हो जाए और उस नाव को आगे बढ़ाने के लिए कत्ल को अपना चप्पू, अपनी पतवार बना ले, तो या तो ये नाव डूबती है या फिर एक ही मंजिल पर आ पहुंचती है, जो है कानून का घाट। इस कहानी में लक्ष्मी को भी दोषी मानना आसान है, शायद स्वाभाविक भी। वो प्रदीप के प्रेम में थी और दोनों काफी जोखिम उठाकर शहर भाग आए थे, घर बसाया था, और फिर लक्ष्मी को रंजीत से इश्क हो गया। इश्क पर कोई जोर नहीं होता। इश्क में पड़ना और किसी के लिए इश्क खत्म हो जाना ये कोई गुनाह नहीं है, ये एक स्वाभाविक इंसानी फितरत है। बेशक सामने वाले को दर्द होता है, लेकिन इस दर्द का इलाज जुर्म तो नहीं हो सकता, और कत्ल तो कतई नहीं। सबसे समझदारी इसी में है कि जो आपके साथ नहीं चलना चाहता उसे अपनी राह पर जाने दे। वो जिल्लत, वो दर्द, वो ठुकराए जाने का घाव समय शायद भर दे, लेकिन जुर्म कभी नहीं। कल रात आपसे फिर मुलाकात होगी सीआईडी के बाद एक और नए और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।